Welcome back guys to another video and you're watching Into the Knowledge। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार के बारे में, मेनली ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसिव स्टार्स। तो लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो फिर ऊपर आपको यहाँ पे राइट में एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए, वो आपको डायरेक्टली मेरी लास्ट वीडियो पे ले जाएगा। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक स्मॉल स्टार की लाइफ साइकिल कैसे होती है, वो कैसे बर्थ लेता है और उसकी कैसे डेथ होती है और उसके बीच में जितने प्रोसीजर होते हैं उसके बारे में। आज इस वीडियो में मैं मैसिव स्टार की वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि वो कैसे फॉर्म होता है, कैसे उसकी लाइफ साइकिल चलती है, कैसे उसकी डेथ होती है। सो स्टार्टिंग विद द मैसिव स्टार्स। मैसिव स्टार मतलब डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्मॉल स्टार से बताया था कि स्मॉल स्टार इतने से इतने रेंज के अगर साइज में होते हैं तो फिर वो स्मॉल स्टार कहलाते हैं। वैसे ही मैसिव स्टार का भी कुछ रहता है। दे आर एट लीस्ट 3 times द मास ऑफ सन, यानी कि जो अगर हम सन को काउंट करें तो उसका 3 times जो मास रहेगा वो मैसिव स्टार का मास रहता है। नेक्स्ट होता है सम आर इवन मैसिव एज 50 सन्स, यानी कि हम लोग 50 सन को एक साथ कहीं रख दे या फिर एक सन का हम लोग हमारे सन का डायमीटर को हम लोग काउंट करें। सपोज हमारा एक्स डायमीटर आता है तो 50x जिस स्टार का डायमीटर आएगा वो मैसिव स्टार्स में भी होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स भी होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स टेक्स प्लेस थ्रू देम। सीधी सीधी बात है, जब जैसे हमारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्मॉल स्टार्स की डेथ की वजह से हमारा प्लानिटरी नेबुला बनता है, उसके बाद वाइट डॉर्फ बनता है, उसके बाद कूलिंग वाइट डॉर्फ बनता है, फिर उसके बाद ब्लैक डॉर्फ बन जाता है। इसमें हम देखने वाले हैं कि मैसिव स्टार की जब डेथ होती है तो फिर वो दो चीज़ों को लाता है, या तो वो बनता है एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर बनता है वो एक ब्लैक होल। तो फिर ये जो वीडियो है वो हमारी एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जैसे कि आपको पता ही है एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट ब्लैक होल। तो हम लोग न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले, मतलब पढ़ेंगे भी तो थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉर्मल जानकारी ले लेंगे। बाकी सब हम लोग जितना ही पढ़ेंगे इसमें मैसिव स्टार के बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लैक होल्स के बारे में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि याद होगा कि स्मॉल स्टार कैसे बनते थे, आपको याद है ना 100% तरीके से, कि नेब्यूला फॉर्म होता था पहले, नेब्यूला स्टेज आती थी, फिर प्रोटोस्टार स्टेज आती थी। वैसे ही यहाँ पे होता है, नेबुला और प्रोटोस्टार स्टेज जो होती है वो मैसिव स्टार में मतलब एक तरह सिमिलर ही होती है। तो यहाँ पे आप नेबुला की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, 4 अलग अलग नेबुलास की फोटोज लेते हैं, इसमें से कुछ एक एनिमेटेड है और बाकी की 3 वैसी है, नॉर्मल है। ये वाली बीच में जो है ये एनिमेटेड है। तो फिर नेब्यूला के बारे में पढ़ते हैं। नेब्यूला का जो बीच में जो पार्ट होता है ना, ये वाला हर एक पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे इस हर एक का। तो ये जो पार्ट होता है डेंस ग्लोब्यूल होता है, विच इज कंडेंसिंग टू फॉर्म अ प्रोटोस्टार। मतलब ये जो डेंस ग्लोब्यूल होता है ना, यही बाद में जाकर प्रोटोस्टार बनता है। और ये जो बाहर का पार्ट है, जैसे कि ये वाला पार्ट आप देख सकते हो इसमें, इस इमेज में ये वाला पार्ट जो आप देख सकते हैं, इस इमेज में ये वाला पार्ट जो है, और इस इमेज में ये वाला, ये पूरा। तो ये जो पार्ट होता है वो होता है गैसियस क्लाउड्स का पार्ट। अभी जो गैसियस क्लाउड्स होती हैं वो मेनली हाइड्रोजन की होती हैं। तो फिर ये चीज़ वैसे वही चीज़ है जो कि हमारा स्मॉल स्टार में थी। नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो होता है प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार की एक ये तस्वीर है। प्रोस्ट ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये इसका सेंटर पार्ट होता है, और ये होता है जो ये होता है क्लाउड पार्ट। जो सेंट्रल पार्ट होता है इसे ही हम लोग एक्चुअल प्रोटोस्टार कहते हैं, लेकिन ये बाहर का पार्ट अपने आप बन जाता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस, मेनली हाइड्रोजन। तो ये जो बीच में जो पार्ट होता है ये एक गैस की बॉल होती है जो बहुत ज़्यादा तेज चमकती है, और ये मेनली हाइड्रोजन की बनी रहती है। और जो बाहर का जो पार्ट है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये वाला बाहर का, ये है नाइट्रल ककून। ये एक्चुअली डस्ट पार्टिकल की वजह से बनती है, जो कि रेडिएशन की वजह से इधर एक प्रोटोस्टार से दूर जा रही है। जैसे ये बीच में जो प्रोटोस्टार है, अब जो प्रोटोस्टार रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से जो जितनी भी डस्ट पार्टिकल है वो यहाँ से दूर जा रहे हैं। तो ये हमारा होता है नाइट्रल ककून, यानी कि इसका बाहर की शेल। लास्ट वीडियो में जैसा कि आपको याद था कि जो हमारा नेबुला होता है वो 50 मिलियन ईयर्स तक रहता था स्मॉल स्टार के लिए। मैसिव स्टार के लिए ऐसा नहीं रहता, मैसिव स्टार के लिए बहुत देर तक रहता है, मतलब बहुत कम देर तक रहता है, ओनली फॉर फ्यू 100,000 ईयर्स, मतलब कुछ 100,000 ईयर्स तक ये रहता है, फिर ये अपनी नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। अब जो इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है वो वैसी ही रहती है जैसे स्मॉल स्टार में थी, मेन सीक्वेंस स्टार। अब जो मेन सीक्वेंस स्टार की जो स्टेज है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, R136A1। ये अभी तक का सबसे ज़्यादा मास वाला स्टार डिटेक्ट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। मतलब साइंटिस्ट ने जितने भी अभी तक स्टार की लिस्ट बना रखी होगी कोई अपने पास, तो उसमें सबसे ज़्यादा मास जो स्टार का है वो इसी स्टार का है। अब होता क्या है कि ये जो स्टार है, अगर हम लोग स्मॉल स्टार की बात करें, स्मॉल स्टार का जो मेन सीक्वेंस स्टार था
वो सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन ईयर्स तक रह सकता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 बिलियन ईयर्स तक रह सकता था। लेकिन ये जो है मैसिव स्टार का जो स्मॉल स्टार है, सॉरी मैसिव स्टार का जो मेन सीक्वेंस स्टार है, ये रह सकता है 100 मिलियन ईयर्स तक, मतलब उसका बहुत कम। ये सिर्फ 100 मिलियन ईयर्स तक रहता है, फिर ये अपनी अगली स्टेज पे पहुंच जाता है। अब इस स्टेज पे क्या होता है, जो इसके अंदर हाइड्रोजन होती है वो बार बार न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जाती रहती है, न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और इस वजह से हमारे यहाँ पे बीच में एक हीलियम कोर बन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनाती है। तो यहाँ पे बीच में एक हीलियम कोर बन जाता है, और बाकी से जितनी भी हाइड्रोजन होती है वो सारी कंबाइन होती रहती है, जैसे कि वो हीलियम बना सके। अब जैसे ही सारी हाइड्रोजन हीलियम बदल जाती है, हीलियम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तब ये अपनी नेक्स्ट स्टेज ले लेता है। 100 मिलियन ईयर्स के बाद ये बन जाता है हमारा मेन सीक्वेंस स्टार के बाद रेड सुपर जायंट। अब जैसे कि हमने लास्ट में देखा था, ये जो हमारा स्मॉल स्टार था उसमें रेड सुपर जायंट का वो मतलब ऐसा था कि वो 70 मिलियन किलोमीटर तक जा सकता है, मतलब 70 मिलियन किलोमीटर तक का उसका डायमीटर रहता है। इसमें रहता है अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन किलोमीटर तक का। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्मॉल स्टार के बारे में, स्मॉल स्टार में जो एक रेड जाइंट की ड्यूरेशन थी, मतलब जितने दिन तक वो जिंदा रहता है, जितने दिन तक वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाता, वो थी 100 मिलियन ईयर्स तक की। इसमें थोड़ी कम हो जाती है, इसमें होती है 4 मिलियन ईयर्स तक की। तो फिर ये वही रहता है। इसमें अब क्या होता है, बीच में जो हीलियम कोर था, अब वो भी हीलियम भी हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से वो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, जैसे कार्बन बन जाता है, ऑक्सीजन तक बन जाता है, वो फ्यूज करते करते पूरा आयरन बना देता है। अब इतना ज़्यादा फ्यूजन होता है कि वो पूरा जो हाइड्रोजन का जो स्टार था वो सब मिलकर एक आयरन का कोर बना देता है बीच में। अब जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ आयरन आयरन बचता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का कुछ है ही नहीं। अब आपको एक चीज़ बता दूं और, कि होता क्या है, जब बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा होता है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है कोर की वजह से, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कुछ एनर्जी जनरेट करता है जो कि कोर कोर से निकलती है और स्टार को बाहर की तरफ धकेलती है, ऐसे करके। अब जब वो इसको बाहर की तरफ धकेलती है, तो इसकी जो ग्रेविटी होती है, खुद इसके स्टार की जो ग्रेविटी है, ये इसको खुद से अंदर धकेलती है। अब होता क्या है, जब ये इतनी अंदर धकेलती है तो फिर क्या होता है कि यहाँ से जितनी भी एनर्जी निकल रही है ये इसके ग्रेविटी की एनर्जी को कैंसिल आउट कर देती है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर शेप बनाए रखता है। अब क्या होता है, जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म, अब एक आयरन कोर बचता है जो कि थोड़ा बड़ा सा होता है, आयरन कोर। और ये जब बचता है, इसमें होता क्या है कि इसका ये वाला जितनी भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, जितनी भी एनर्जी भी रिलीज कर रहा था, सब कुछ खत्म हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्रेविटी काम करती है। जैसे कि इस इमेज में आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है। अब इसमें ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि जो आयरन कोर है, अब वो आयरन कोर इतना मतलब हैवी होता है, लेकिन तब भी ग्रेविटी की वजह से वो अपने अंदर एक तरह से स्क्वीज हो जाता है, जैसे कि हम लोग 11 को स्क्वीज करते हो ना, वैसे ही वो एक स्क्वीज हो जाता है, छोटा सा पार्ट बन जाता है। और ये सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, मतलब कुछ एक सेकंड के अंदर ही अंदर ये पूरा जो आयरन कोर, इतना बड़ा आयरन कोर था, वो सिर्फ इतना से पार्ट में डेवलप हो जाता है। और इसकी वजह से इतना जल्दी होता है, इसकी वजह से एक ब्लास्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये ब्लास्ट इतना तेज होता है कि एक नई स्टेज को जनरेट करता है, वो है सुपरनोवा। अब सुपरनोवा में क्या होता है, ये जो पार्ट है बीच में एकदम, ये हमारा आयरन कोर है। अभी आयरन कोर तो स्क्वीज हो चुका, लेकिन जो बाहर वाला जो पार्ट है, ये पूरा ऐसे ब्लास्ट हो जाता है, और पूरा जो जितना भी सन का पार्ट, सॉरी मैसेज स्टार का पार्ट था, वो सब उड़ जाता है यहाँ से, सब एक जगह से स्कैटर अराउंड हो जाता है। और एक और चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, कि जो मैसिव स्टार होता है हमारा, मैसिव स्टार में जो रेड सुपर जायंट होता है, उसका जो इंटरनल कोर टेम्परेचर होता है ना, कोर टेम्परेचर, वो 3 से लेके 5 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक का होता है। अब जब सुपरनोवा होता है, तो इसका जो इंटरनल कोर टेम्परेचर होता है, वो 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि इसमें जितनी भी चीज़ें बाहर निकल रही होती, जितनी भी स्टार का आउटर लेयर थी, या फिर हम लोग बोल रहे क्रस्ट लेयर जितनी भी थी, मैंटल लेयर जितनी भी थी, वो सब इतनी तेज़ी से बाहर निकलती है कि अगर आप एक गैलेक्सी को एक जगह रख दो, और सिर्फ एक सुपरनोवा को एक जगह रख दो, तब भी सुपरनोवा की ब्राइटनेस उस गैलेक्सी से कई गुना ज़्यादा होगी। इतना ज़्यादा तेज चमकता है, इतनी ज़्यादा तेजी से इसके अंदर से चीज़ें बाहर निकलती हैं। अब कभी कभार क्या होता है, सुपरनोवा की वजह से, मतलब सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से कोर जो होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं इसमें कोर बच जाता है। अब जब एक कोर बच जाता है, तो होता क्या है, ये कोर दो चीज़ों में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या तो एक प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा,
या फिर वो बन जाएगा एक ब्लैक होल। तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार की आप फोटो देख रहे हैं ये तो ऑब्वियसली एनिमेटेड फोटो है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाली फोटो ये तो हमारे साइंटिस्ट ने क्लिक की थी ये फोटो बड़ी मुश्किल से। असली ब्लैक होल की तस्वीर है ये। और ये होता क्यों है, एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा कोर का जो ये रहता है मास, अगर वो 3 सोलर मास से कम रहता है, मतलब अगर 3 सोलर मास जो रहता है अगर वो कोर का जो मास होता है उससे कम होता है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। लेकिन अगर उसका मास 3 सोलर मास से ज्यादा होता है तो इतना डेंस हो जाता है कि एक ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल के बारे में हमें जानने के लिए तो ये सीरीज चलाई है, मतलब प्लेलिस्ट चलाई है हमने। अब ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए आप अगली वीडियो तक वेट कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में आपको ब्लैक होल की बहुत बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो कैसे बनता है, मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया था और यही सब। सो नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक ही है कि बेसिक्स अबाउट ब्लैक होल्स। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वीडियो तो ऑसम है, तो हर जगह से शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू अगेन।